नमस्कार दोस्तों। आज प्रस्तुत है मालती जोशी जी की कहानी नदी पीछे नहीं मुड़ती। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा और कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी नदी पीछे नहीं मुड़ती। दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी। सुबह सवेरे बंगलौर से दीदी का फ़ोन आ गया था। अपनी बीमारी के बावजूद इतनी दूर से उन्होंने हमें आशीर्वाद भेजा था। फिर 9 बजे महू से मेरे देवर देवरानी हार फूल मिठाई लेकर आ गए। हमें जोड़े से खड़ा करके उन लोगों ने हमें हार पहनाया और पैर छू लिए। देवर तो कैमरा भी लेकर आए थे। मैंने कहा, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने बताया तो था कि हम लोग अभी कोई फंक्शन नहीं कर रहे हैं। सारा आयोजन दिसंबर में बेबी के आने के बाद ही होगा। देवरानी बोलने में बहुत माहिर है। मिठाई का टुकड़ा मेरे मुंह में ठूसते हुए बोली, बेबी नहीं है तो क्या, ये दिन सूना ही चला जाएगा। फिर हम लोग यहाँ किस लिए हैं? फिर उन लोगों को हमने खाने पर रोक लिया। खाना बाहर खाएंगे यह तो तय ही था। श्रीमान जी हमें शहर से बाहर एक मनोरम ढाबे पर ले गए। लौटते हुए हमने शॉपिंग की। श्रीमान जी ने मुझे एक कांजीवरम साड़ी दिलवाई। देवरानी जी को भी एक चंदेरी साड़ी का तोहफा मिला। इनका मन तो पिक्चर जाने का था, पर मुझे ही थकान हो आई थी, इसलिए हम घर लौट आए। थकान का तो खैर बहाना था। दरअसल मेरा ध्यान घर पर लगा हुआ था। बेबी का फ़ोन किसी भी समय आ सकता था। अगर हम लोग घर पर नहीं मिले तो बहुत निराश हो जाएगी, एकदम रो देगी। कहीं भी रहे उसका ध्यान मम्मी पापा में लगा रहता है। जाते समय जता कर गई थी, मम्मी आप लोगों की सिल्वर वेडिंग हम लोग खूब धूमधाम से मनाएंगे, बस हमारा इंतजार कीजिएगा। कोई उसी दिन मनाना जरूरी नहीं है, साल भर में कभी भी मना सकते हैं और साल बीतने से पहले हम लोग यहीं होंगे, इत्मीनान रखिए। वैसे उसका कहना भी ठीक था। जिंदगी में अब यही तो 2-4 त्योहार रह गए हैं। उस समय भी इकलौती संतान पास न हो तो क्या खाक आनंद आएगा। इसीलिए हमने सोचा कि शादी की 25वीं सालगिरह चुपचाप मनाएंगे। हंगामा जो भी करना है बेबी आकर करेगी। पर लोगों को पता नहीं कैसे भनक पड़ गई थी। हम लोग घर लौटे तो मेरी प्रिय सखी मिसेस सलूजा बड़े से केक के साथ इंतजार करती मिली। इनके किसी दोस्त ने खूबसूरत बुके भेजा हुआ था। डाक से 2-4 ग्रीटिंग आ गए थे और शामू ने बताया 2-4 फ़ोन बधाई के भी आ गए हैं। अपने प्रति लोगों का इतना स्नेह और सौहार्द देखकर मुझे गदगद हो जाना चाहिए था, पर मेरा मन बुझा बुझा सा ही रहा। मैंने उन सबको धन्यवाद तो दिया, पर वह औपचारिकता भर थी, उसमें जरा सी भी ऊष्मा नहीं थी। जिस फ़ोन का मुझे इंतजार था उसके न आने से सारी खुशियाँ फीकी पड़ गई थीं। इन्होंने सांत्वना दी, उसका फ़ोन तो हमेशा रात में आता है ना, फिर दिन में इंतजार करना ही बेकार है। तो क्या एक दिन के लिए यह नियम तोड़ा नहीं जा सकता? मेरे तेवर देखकर वे चुप हो गए। शाम को बोले, चलो गार्डन चलते हैं, थोड़ा मन बहल जाएगा। पर शाम को तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। 7 बजे से ही फ़ोन से चिपक कर बैठ गई। फ़ोन तो बहुत आए, पर सब इनके बिजनेस कॉल थे। इनका आधा बिजनेस तो फ़ोन पर ही होता है। जब भी घंटी बजती है मैं लपक कर फ़ोन उठा लेती, फिर निराश होकर चोंगा इनके हाथ में पकड़ा देती। पर जब तक ये बातें करते मैं सिर पर ही सवार रहती। जल्दी जल्दी समेटो भाई, बेबी का फ़ोन आने को है। एक बार तो उन्होंने कहा भी कि आज ज़रूर तुम मेरा 10-20 हज़ार का नुकसान करके रहोगी। रात खाते समय भी मेरा मूड उखड़ा ही रहा। सोते समय तो मेरे आंसू ही निकल आए। फिर इनका भी धैर्य जवाब दे गया। अजीब औरत हो तुम, एक बेबी का फ़ोन नहीं आया तो तुमने इतना अच्छा दिन मिट्टी कर दिया। इतने सारे लोग अपना समय और पैसा बर्बाद करके तुम्हें विश करने आए थे, पर तुमने उनकी सद्भावनाएं भी व्यर्थ कर दी। ये कैसा स्वभाव है तुम्हारा? इसे बदलो भाई। अब इस उम्र में मैं अपना स्वभाव तो बदल नहीं सकती। मैं आपकी तरह संत महात्मा नहीं हो सकती। आपको तो न किसी बात का बुरा लगता है न गुस्सा आता है। अरे, पर इसमें बुरा लगने या गुस्सा आने जैसी क्या बात है? फ़ोन ही तो नहीं किया, भूल गई होगी। भूल गई होगी, मैंने मुंह चिढ़ाते हुए कहा। और हम सारी तारीखें याद रखते हैं। उसका जन्मदिन, उसके पति का जन्मदिन, उसके बच्चे का जन्मदिन, उनकी शादी की सालगिरह, हमें सब याद रहता है। तो क्या हम फालतू हैं? बुरा मत मानिए मैडम, पर आप सचमुच फालतू हैं।
बहुत फुर्सत है आपके पास, इसीलिए आपको याद रहता है कि कब किस अभागे ने इस दुनिया में कदम रखा, कब किस बेचारे के गले में वरमाला की जंजीर पड़ी और कब कौन सौभाग्यशाली इस दुनिया से कूच कर गया। आपको सब याद रहता है क्योंकि आपके पास वक्त ही वक्त है और बच्चों के पास वही नहीं है। बेचारे घड़ी से होड़ लगाते हुए भागते रहते हैं। खासकर पश्चिम में तो जिंदगी जेट की रफ्तार से चलती है। ऐसे में एक आध तारीख दिमाग से उतर भी जाती है। इनका भाषण शायद और भी लंबा चलता, पर मैं जानबूझकर करवट बदलकर लेट गई। इस समय मेरा मन गुस्से से उफन रहा था। मैं उपदेश सुनने के मूड में नहीं थी। आंख बंद करके लेट तो गई, पर नींद आने का सवाल ही नहीं था। इसीलिए आधी रात को फोन की घंटी बजते ही मैं उठ बैठी। स्टूल पर रखी रेडियम क्लॉक पर नजर डाली, 1:30 बज रहा था। हेलो मामा, उधर से आवाज आई। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। विच डे? मैंने सपाट स्वर में प्रश्न किया। क्या मतलब? क्या तुम्हें भी अपनी एनिवर्सरी याद नहीं थी? खूब याद थी, भूलने का तो सवाल ही नहीं था। बल्कि यहाँ तो सबको याद थी, पर वह तो कल की बात हुई ना, अब तो तारीख भी बदल गई है। अरे यहाँ तो अभी सिर्फ 9 बज रहे हैं। हमारे एक फ्रेंड के बच्चे की पहली सालगिरह है। इन लोगों ने खूब सुंदर फ्लावर डेकोरेशन करके तारीख लिखी हुई थी। तारीख देखी तो सतीश को एकदम स्ट्राइक हुआ। मतलब सतीश को स्ट्राइक हुआ, तुम्हें नहीं? कम ऑन ममा, डोंट बी सो इम्पॉसिबल। अच्छा पापा कहाँ हैं? सो रहे हैं। इतनी रात को और क्या करेंगे? हार कर उसने फोन रख दिया। मैंने भी इत्मीनान की सांस ली। मन का सारा गुबार निकल गया था और मैं बहुत हल्का महसूस कर रही थी। लेकिन रिसीवर रखते हुए देखा बेबी के पापा सोए नहीं थे, बल्कि स्पीकर पर हमारी सारी बातें सुन रहे थे। उनसे आंखें चुराते हुए मैंने सोने का उपक्रम किया, जो उन्होंने सफल नहीं होने दिया। बोले, दिन भर से इसी फोन का तुम्हें इंतजार था ना? इतनी बेचैन थी कि ना खुद खुश रही न दूसरों को रहने दिया। और इतने लंबे इंतजार के बाद जब उसका फोन आया तो तुमसे ढंग से बात भी नहीं की गई। बेचारी लड़की, देखना अब रात भर रोती ही रहेगी। इतना ही तरस आ रहा है तो फोन करके पुचकार लो ना। अगर घर पर होती तो जरूर करता, पर वह तो किसी पार्टी में है और तुमने उसकी पार्टी का मजा भी किरकिरा कर दिया। कभी तो उसकी मजबूरियों को समझा करो। 25 सालों में तुम तो सारी जिम्मेदारियों से फारिग हो चुकी हो। दिन भर कैलेंडर देखने के सिवाय तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। पर उसकी हालत पर तो गौर करो। घर गृहस्थी, छोटा बच्चा, नौकरी, लंदन जैसे महानगर में कैसे आपाधापी की जिंदगी जी रही है। ऐसे में कई बातें दिमाग से उतर भी जाती हैं। फिर भी उसे जिस क्षण याद आया उसने तुम्हें विश किया, पर खुश होने के बजाय तुमने उसे घुड़क ही दिया। कैसी माँ हो तुम? अपने बच्चे की भूल को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती, जबकि तुम जानती हो कि उम्र के इस दौर में ऐसी भूलें अक्सर हो जाती हैं। जैसे हम कभी उस दौर से गुजरे ही नहीं थे। मैंने मुंह फुलाकर कहा। क्यों नहीं गुजरे थे? खूब गुजरे थे और ढेर सारी गलतियां भी की थी, पर हमारे बड़ों ने हमें माफ़ कर दिया था। कौन सी गलतियां? सारी नहीं गिनाऊंगा, एक बेबी का पहला जन्मदिन ही याद कर लो। पहला क्यों? मुझे तो बेबी के सारे जन्मदिन याद हैं। हफ्तों पहले से मेरी प्लानिंग शुरू हो जाती थी। हर बार नया कुछ करने का मन होता। पहला तो हमने खूब ही धूमधाम से मनाया था। बेबी के जन्म का जश्न तो माँ के यहाँ हुआ था, इसलिए पहली सालगिरह हम लोगों ने जोर शोर से मनाई थी। मेरी दोनों बड़ी बहनें भी बच्चों के साथ आ गई थी। घर में खूब रौनक हो गई थी। कार्यक्रम भी बहुत धमाकेदार रहा। सब ने खूब तारीफ की। बस एक ही कसक मन में रह गई। मेहरी उस दिन बिना बताए गोल कर गई थी, इसलिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। मेहमानों को भी काम करना पड़ा। माँ भी बिना खाए पिए मेरे साथ लगी रहीं। उनके व्रत उपवास चलते ही रहते थे, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने केक के लिए मना कर दिया, तब भी मैंने बुरा नहीं माना। अंडा तो छूती नहीं थी, पर जब उन्होंने मिठाई की प्लेट भी परे सरका दी तो मुझे ताव आ गया।
एक तो मैं वैसे ही परेशान थी, ऊपर से माँ की हठधर्मिता। मैंने कहा, माँ, तुम्हारे मन में मेरी संतान के लिए खुशी ना हो तो रहने दो, नहीं तो इतना तो मैं भी जानती हूँ कि मिठाई हर व्रत में चलती है, खासकर मावे की। देवी, नाराज मत हो, यह ले, मैंने बर्फी ले ली, अब तो खुश हैं? माँ ने हंसते हुए बर्फी का एक टुकड़ा उठा लिया। खुश होने के बजाय मैंने और मुंह बिचका दिया। बड़ा एहसान कर रही हैं जैसे। रात काफ़ी देर से सोए थे हम लोग। सुबह उठने का मन ही नहीं हो रहा था। और लोग तो सोते ही रहे, पर मुझे तो उठना ही पड़ा। सारा घर बिखरा पड़ा था, बर्तनों का ढेर अलग मुंह चिढ़ा रहा था। समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूं। तभी 9 बजे रुक्मणी जी आंगन में नमूदार हुईं। पाँवों में ढेर सारा अलता पोते, मांग भर सिंदूर और हाथ भर चूड़ियाँ पहने झमाझम करती मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे तो जैसे आग लग गई। भवानी अब दर्शन दे रही है। कल कहाँ मर गई थी? पता था ना कि घर में पार्टी है। काल कैसे आते हम? काल आठे नहीं हती। नई साड़ी का आंचल उंगलियों में लपेटे उसने प्रश्न किया। आठे मतलब अष्टमी। काल महालक्ष्मी का पूजन हतो, हम उपासे थे, कैसे आते? ओह, याद आया, परसों बाजार में मिट्टी के हाथी बिकते देखे तो थे, पर मैं पार्टी की तैयारी में इतनी व्यस्त थी कि ध्यान ही नहीं दिया। कल महाअष्टमी थी, तभी तो माँ उपासी थी, पर माँ के लिए यह व्रत सुहाग का व्रत नहीं था। इस दिन तो माँ का सुहाग उजड़ा था, इसीलिए माँ के साथ साथ हम तीनों भी उस दिन निराहार रहती थीं। पंडितों की राय थी कि बेटियां श्राद्ध नहीं कर सकती। किराए के रिश्तेदार बुलाकर श्राद्ध संपन्न करवाने में माँ की श्रद्धा नहीं थी। हम लोगों ने पापा के पुण्य स्मरण का अपना तरीका खोज लिया था। हम लोग ढेर सारे पूरी पकवान बनाकर अनाथालय में दे आती। उस दिन घर में इतने सारे व्यंजन बनते, पर हम में से कोई भी मुंह नहीं जुठारता। हमारे पेट तो उन बच्चों के तृप्त चेहरे देखकर ही भर जाते थे। बहनों की शादियां होती चली गईं और उनका यह नियम अपने आप छूट गया। मुझे भी तो कल पापा की पुण्यतिथि कहाँ याद रही। दिमाग पर तो बस 24 सितंबर छाई हुई थी, जो बेबी का जन्मदिन था। हम तीनों को इतनी शर्म आ रही थी कि माँ से माफ़ी मांगने का भी साहस नहीं हो रहा था। पर माँ तो माँ होती है। वे बोली, अरे इसमें माफ़ी मांगने वाली क्या बात है? यह तो मेरा दुख है, जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा, पर तुम इसे कब तक गांठ में बांधे फिरोगी? तुम्हारे सामने तुम्हारी अपनी जिंदगी भी तो है। मैं तो चाहती हूँ कि जीवन में तुम्हें इतना सुख मिले कि पिछला सारा दुख ही भूल जाओ। यह मेरी माँ का ममता भरा आशीर्वाद था, इसीलिए खूब फला भी। आज हम तीनों बहनें अपने अपने घरों में इतनी खुश हैं कि अपना अभाव भरा बचपन याद भी नहीं आता। ऐसी माँ की बेटी हूँ मैं, फिर मेरा मन इतना छोटा कैसे हो गया? बेबी को मैं माफ़ क्यों नहीं कर सकी? सुनिए, अब क्या है, बेबी को फ़ोन कर लें? अब तो वे लोग घर पहुंच गए होंगे। पागल हुई हो? एक बेवकूफ़ी करने के बाद अब दूसरी करने जा रही हो। आधी रात को कोई बच्चों को जगाता भी है? खामखा बेचारी डर जाएगी। अब चुपचाप सो जाओ, सुबह देखेंगे। सुबह मतलब 10 बजे? तभी तो वहाँ सुबह होगी। यह इतना लंबा समय मैं कैसे काटूंगी? मेरा मुंह इतना सा निकल आया। और एक बात सुनो रमा। क्या है? मैंने रुआंसे स्वर में कहा। बच्चों से उतनी ही आशाएं रखो जो पूरी हो सके। ज़्यादा अपेक्षाएं रखने से दुख ही आता है। अरे, बच्चों का जीवन तो नदी की बहती धारा है, उसे तो आगे ही बढ़ते जाना है। पीछे मुड़कर देखने का उनके पास समय कहाँ है? हम किनारों की तरह बाँह फैलाए खड़े रहते हैं, पर उसे बांध नहीं पाते। बांधने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। वह कलकल बहती धारा अपनी मौज में जब हमें छूकर निकल जाती है, हम धन्य हो जाते हैं। बस यही हमारा प्राप्य है, इससे अधिक नहीं। समझ रही हो ना? हाँ, समझ रही हूँ, पर अब सो जाइए, नींद आ रही है, मैंने उबासी लेते हुए कहा। आखिर एक दिन में कोई कितने भाषण सुन सकता है? अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी नदी पीछे नहीं मुड़ती।